खड़गे ने संभाली कमान। बड़ी राहत महसूस कर रही है। हमलावर हो गए नए कप्तान। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। पहला दिन हमले गिन गिन। झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। चुनौतियां हजार, चुनाव की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो। नमस्कार, वक्त हल्ला बोल का है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष और उनके हमलावर तेवर की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने बीजेपी और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज की सियासत में झूठ का बोलबाला है। न्यू इंडिया में सच को झूठ और झूठ को सच बताया जा रहा है। विदाई भाषण में सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है। अब सवाल ये कि क्या नए अध्यक्ष की कमान में कांग्रेस बीजेपी की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएगी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दूसरी ओर देख रहे हैं किन किन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। वहीं बीजेपी ने अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार बना रखी है। कांग्रेस सिर्फ 2 में अपने दम पर राज्य में सरकार में है। हम आज हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के नए अध्यक्ष के आरोपों में सच्चाई है, क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है, राजनीति में झूठ का बोलबाला है। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसे हमलों से कांग्रेस बीजेपी की चुनौतियों का सामना कर पाएगी। पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया और नए नवेले अध्यक्ष ने सीधा न्यू इंडिया पर हमला कर दिया। बीजेपी कह रही है खड़गे तो हिमाचल गुजरात के लिए बस बलि का बकरा चुने गए हैं। बीजेपी आरएसएस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है। हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है। जाते जाते सोनिया गांधी ने नए अध्यक्ष के लिए लोकतंत्र वाला एजेंडा सेट किया। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है। ये लोग जो है वो हेट स्पीच के हेडमास्टर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आज जीत का सर्टिफिकेट मिला और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली। सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी के बॉस बन गए। अध्यक्ष पद संभालते ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। कार्यक्रम कांग्रेस दफ्तर में था। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया राहुल ने गुलदस्ता देकर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। फिर सोनिया ने बधाई दी। मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बापू की समाधि पर गए। फिर गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों को नमन किया। नेहरू, इंदिरा और राजीव की समाधि पर गए और तब जाकर नई जिम्मेदारियां संभाली। लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा। आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस
तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। मौका मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी का था। कांग्रेस दफ्तर में सोनिया के नाम के खूब जयकारे लगे। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। उन नारों ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदा ले रही सोनिया को भावुक किया। करीब 3 साल से वो पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। श्रीमती सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने तो लाजमी है। कांग्रेस पार्टी को पारिवारिक विरासत आगे ले जाने वाले आरोपों से फिलहाल मुक्ति मिली। सोनिया ने ही पार्टियों की चुनौतियां भी गिनाई। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। तो क्या अब गांधी परिवार के पास कोई पद नहीं, तो कांग्रेस गांधी परिवार मुक्त हो गई? मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में पार्टी की कमान है। ये बदलाव देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए कैसी साबित होगी? गांधी परिवार अपनी जगह है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष अपनी जगह है। गांधी परिवार कभी दखल अंदाज नहीं करते हैं, ये उनकी आदत में नहीं है। हम ये उम्मीद करेंगे, ऐसे तो कांग्रेसी खुद ही बयान कर दे रहे हैं कि राहुल जी सोनिया जी जो चाहेंगे वही होगा। तो कांग्रेस में है खाता न बही, जो नेहरू गांधी फैमिली कहे वही सही। यहाँ लोकतंत्र और रिमोट वाले अध्यक्ष पर लड़ाई छिड़ी है, वहीं अभी भी राहुल भक्ति से कुछ कांग्रेसी बाज नहीं आ रहे। पार्टी के कुछ दिग्गज राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे। लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापिस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, जो दे रहे वो। लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करें, जिसके पीछे ज्यादा लोग खड़े रहेंगे। तो आप जिस पद में भी हो, लोग अगर इस आपके साथ ज्यादा हैं तो बड़े लीडर आप आके जाएंगे। आप कह रहे राहुल गांधी ज्यादा बड़े लीडर होंगे? फिर लोग अभी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का फेस अगर चुनाव के नजर से देखेंगे तो आज राहुल गांधी हैं। आप मुझसे कहें कि राहुल गांधी नेता है या सोनिया गांधी नेता है, तो आप मुझे एक विडंबना में डाल देंगे। दोनों है ना, दोनों हैं नेता और दोनों नेता रहेंगे। खड़गे जी भी उसी नेतृत्व में जाकर जुड़ गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की 1000 चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती शायद यही होगी, पार्टी की सोच और जुबान एक कैसी हो। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी आज खुद यहाँ स्टूडियो पधारे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। क्या वाकई हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है? क्या ये न्यू इंडिया नफरत वाला न्यू इंडिया है? लेकिन यहाँ पर तो मोहब्बत आपकी पार्टी में अब भी सबके दिल में। अखिलेश जी, राहुल गांधी के लिए निकल रहा है, मतलब कह रहे हैं कि नेतृत्व तो वही है, सोनिया जी और राहुल जी का, उसमें समाने के लिए आए हैं। मतलब ये कौन सा भक्ति भाव है जो गांधी परिवार के लिए? ऐसे दिन जिस दिन अध्यक्ष अपना काम संभाल रहे हैं, उस दिन तो सब भावनाओं को थोड़ा बचा लेते, छिपा लेते हैं। नहीं, अगर परिवार में कोई मुखिया है और उस मुखिया के श्रेणी में कोई और जुड़ रहा है, तो क्या जो हमारे बुजुर्ग परिवार का मुखिया है उसके प्रति हम आदर भाव नहीं रखेंगे? ये बीजेपी में होता है। या अडवाणी जी के साथ क्या रवैया किया? यही तो कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें एक परिवार की तरफ से सबके लिए का स्थान और सम्मान है। फैसले लेंगे, कौन लेगा फैसले? आप कांग्रेस को बहुत बेहतर जानती हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्जों के जिस प्रदेशों के इंचार्ज होते रहे हैं, वहां किसकी चलती है या कौन निर्णय लेता है? जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज लेते रहते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज नहीं है कि किसी को पता नहीं, आने वक्त बता दिया जाएगा, चिट्ठी खोल दी कि आ जाएगा। खड़गे जी का ही फैसला सोनिया जी का था, अरे वरना दिग्विजय जी तो पूरे बारात के साथ तैयार थे। सर फिर वही बात, जिसको लड़ना था लड़े ना शशि थरूर जी। चुनाव हुआ ना गोपनीय, मत पड़ा ना। इसके बाद भी नहीं मानेंगे। इसके बाद जो नहीं मानेगा फिर अजीब सी बात। अब हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन फिर जिसको बोलते हैं ना कि नहीं मानेंगे अब चुनाव, वो उसको थेथर ही बोलते हैं कि भाई अब हम चुनाव करा रहे हैं। किसी और दल में तो हो भी नहीं रहा है, किसी दल में हुआ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक स्वतंत्र चुनाव सीसी जिसको बोलते हैं, चुनाव प्राधिकरण है, वो चुनाव करा रहा है निष्पक्ष तरीके से। जिसको लड़ना वो लड़ ले। किसी ने किसी को मैसेजिंग नहीं किया था कि इनको वोट देना, ठीक है, इनको न देना।
सब जगह लोग जाके कन्वेंसिंग किए। जिस दल में, हमारे दल में लोकतंत्र है, जब हमारे दल में लोकतंत्र तो हम सत्ता में रहेंगे तो भी हमारे में लोकतंत्र जीवित रहेगा। जिस दल में ही लोकतंत्र नहीं होगा वो सत्ता पाएगा तो क्या वो लोकतंत्र में आस्था रखेगा? नहीं रखेगा। गौरव जी की पार्टी नहीं रखती है। अरे भाई सत्ता में तो बैठे हुए हैं ना। हाँ। कितना लोकतंत्र खतरे में है? अभी आपको नहीं पता खतरे में है कि नहीं है। कोई विपक्ष की आवाज उठा के देखे क्या हुआ। आपको इतना लूज बॉल दे रही हूँ कि आप ऐसे लिखिए उस पे। हाँ, पिछले 8 वर्षों में चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो असहमत हो, चाहे जो इनसे किसी भी प्रकार से विरोध में हो, आवाज उठाया, क्या हुआ उसके साथ? आप तो रोज इतना बोलते हैं, आपके खिलाफ क्या हुआ अब तक? अरे रोज टीवी पे आप अरे हम सबसे कुछ अच्छा नहीं है बोलते ना, हैं हम कुछ नहीं है ना। हाँ। हमारे पार्टी के नेता या विपक्ष के नेता या पत्रकार या और लोगों के साथ क्या हो रहा है ये बताने की आवश्यकता है क्या? भाई जो लोकतंत्र है वो 2 पटरियों पर रहता है, एक पक्ष एक विपक्ष। सत्ता या विपक्ष दोनों एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, होते हैं, और यही व्यवस्था है हमारे संविधान की। लेकिन ये नहीं कि आप मुझसे असहमत है तो आप मेरे बैरी हैं, दुश्मन। ये व्यवहार चलिए गौरव जी जवाब दीजिए। अटल जी के बीजेपी में ये न्यू इंडिया जो आप लोग बना रहे हैं, अटल जी के बीजेपी में ये नहीं, सब 14 के बाद गड़बड़ाया है। खुद देख लीजिए ना। मैं तो पूछ रही हूँ सर, आप बोलिए ना। अरे भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ, प्रमाणम। आप देखिए जो भी हिंदुस्तान के चाहे राजनीतिक दल हो, हाँ, चाहे कोई और हो, चाहे मीडिया हो, उनके यहाँ खुलासे हुए ना, कितने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने क्या क्या किया, सब रिपोर्टें भी आ गई। पत्रकार कितने क्या क्या उन लोगों के साथ किया था, कितने ऐन वक्त पे कितने मीडिया हाउसेज पे तुरंत पहुंच जाती है सीबीआई, ईडी, छापे पड़ गए, लखनऊ पड़ गया, राजस्थान में पड़ गया, कहां पड़ जाते हैं। तो आप विपक्ष की आवाज दबाना ही होता है कि लोकतंत्र को आप दबा रहे हैं। गौरव जी अब जवाब देंगे। गौरव जी जवाब दीजिए। विपक्ष सरकार का सहयोगी है, वो आपको अलर्ट कर रहा है कि आप इस तरह से मत करिए, चेतिए, जागिए, दुश्मन नहीं है। न्यू इंडिया नफरत वाला आप लोगों ने बनाया है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, हर किसी को आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं 2014 से। गौरव जी अंजना जी देखिए, आज मैंने देखा किस तरह से रोम वाली चाटुकारिता करने वालों के रोम रोम में चाटुकारिता दिखाई दे रही थी, और एक खुशी का माहौल है। आज अखिलेश भाई भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से तो जानते हैं रिमोट कंट्रोल वाले खड़गे जी हैं, लेकिन दिखाने के लिए तो कह ही सकते हैं कि चुनाव हुआ था। तो मैं इनकी जो खुशी है उसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। आज सोनिया जी ने कहा, अंजना जी, कि आज मैं बड़ा हल्का महसूस कर रही हूं, और वो क्यों राहत महसूस कर रही हैं उसकी वजह है, एक कांटों का ताज उनके सर पर 24 सालों से रखा हुआ था, और कांटे चुभते थे, चुनाव जितवा नहीं पाती थी। राहुल गांधी भी आए, वो भी नहीं जितवा पाए, दगे कारतूस की तरह। आज वो कांटों का ताज खड़गे जी के सर पर रख दिया। नेम प्लेट तो बदल गई, लेकिन और कुछ नहीं बदला। मैं आपको बताता हूं क्यों। आज तक देखा मैंने, आज पूरा दिन। सबसे पहले आप देखिए, सचिन पायलट से पूछा आज तक ने कि अब नए अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने नए अध्यक्ष की बात नहीं करी। उन्होंने कहा राहुल गांधी नेता थे और रहेंगे। मतलब जिस दिन नया अध्यक्ष मिल रहा है, अध्यक्ष की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि वो कह रहे राहुल गांधी ही नेता हैं और राहुल गांधी ही रहेंगे। फिर सलमान खुर्शीद से पूछा आज तक ने, ऐसे माइक लगा के कहा सलमान जी बताइए, तो उन्होंने कहा आप तो मुझे बड़े संकट में डाल देंगे। देखिए, चाटुकारिता मुझे करनी है गांधी परिवार की, अध्यक्ष मिल गया है गांधी परिवार के बाहर का, अब मैं किसके बारे में बोलूं? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा पार्टी अध्यक्ष और नेता में फर्क होता है, पार्टी अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है। वो कह रहे हैं कि पार्टी की गार्जियन है, वो तो उन्हीं का तो नाम लेंगे। आपकी नेताओं को माइक लगाएंगे तो सर सब एक नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? आपकी पार्टी के नेताओं के सामने माइक लगाएंगे तो सब लेंगे ना एक ही नेता का नाम? वो कह रहे हैं कि वो गार्जियन है हमारी पार्टी की, इसलिए नाम लेते हैं उनका। अच्छा, ये बताइए अंजना जी, आपने हमसे प्रश्न पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनसे पूछिएगा। आपको मालूम है जब वो पद ग्रहण करने गए, वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी
बैठे हुए थे कुर्सी पर अंजना जी, और मुझे बड़ा अटपटा लगा कि अध्यक्ष जी खड़े रहे। पहले राहुल गांधी बैठ गए, सोनिया गांधी बैठ गई, अध्यक्ष जी खड़े। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुर्सी पे बैठ जाए जो कुर्सी उन्हें मिली है सोनिया गांधी जी से पूछ के। आप तुलना कर रही है हमारी पार्टी से। अरे भारतीय जनता पार्टी में आदमी अपनी मेहनत और निष्ठा से उठता है। 24 साल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही परिवार के अध्यक्ष रहे ना, हमने 9 अध्यक्ष देखे हैं अंजना जी। और मैं तीसरी बात बताता हूं, देखिए फर्क मैं एक कागज में आपको बता दूं। ये हिमाचल के स्टार प्रचारक की लिस्ट है, ठीक है, और ये खड़गे जी का जब चुनाव हुआ उसके बाद आई है, ठीक है। पहले नंबर पे है सोनिया गांधी का नाम, दूसरे नंबर पे है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, तीसरे नंबर पे राहुल गांधी, चौथे नंबर पे प्रियंका वाड्रा गांधी। मतलब 4 लोग जो सबसे ऊपर हैं उनका क्रम यह है कि तीन तो परिवार से हैं। 75% रिजर्वेशन हो गया। अब मैं कागज पलट देता हूं। यह है भाजपा के स्टार प्रचारक की लिस्ट हिमाचल की। इसमें पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, तीसरे नंबर पे राजनाथ सिंह जी, चौथे नंबर पर अमित शाह जी। कोई एक परिवार से नहीं आता अंजना जी, कोई एक परिवार से नहीं आता। यही फर्क है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी और जो मेहनत से ऊर्जा उत्पन्न करती है उस पार्टी में। और इसीलिए ये ढकोसला है। और ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव के परिणाम में जो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा तो ठीकरा फोड़ा जाएगा उसी सर पर। बलि का बकरा खोजा गया है खड़गे को अध्यक्ष बनाकर, ये बीजेपी साफ कह रही है। जवाब दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं परिवार, एक ही परिवार है इस देश में जिसमें सब जगह बीजेपी के लोग, वो है संघ परिवार, और उसी से देश को खतरा भी है। उस परिवार के बाहर का कोई नाम बता दें। और वही परिवार संघ में भी सबसे मजबूत संघ, बीजेपी संगठन में भी हर प्रदेश में और हर जिले में और देश में सबसे मजबूत पद पे बैठा रहता है, और वही पूरी पार्टी चलाता है। उसी परिवार का जो पदाधिकारी होता है, और उसी परिवार का व्यक्ति, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, चाहे प्रदेशों के मंत्रिमंडल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वहां बाकायदे ऑफिशियली बैठा है और वही पूरा मंत्रालय चलाता है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि संघ के प्रदेशों में जो प्रभारी बैठे हैं इंचार्ज, वही सब कुछ हैं। कहने को बीजेपी एक राजनीतिक दल है, तो वो जो संघ एक परिवार है, संघ परिवार, उसके बाहर के किसी को, वो परिवार खतरनाक है। वो उस परिवार के बाहर से किसी को बना दे। लेकिन मेरे आप सवाल भाई, उस संगठन में भी उन्हीं का कब्जा, सरकार में भी उन्हीं का कब्जा। कोई भी बड़ा पद होगा संघ परिवार के व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, अब गुजरात और हिमाचल पे आइए। वो कह रहे खड़गे को आप लोगों ने बलि का बकरा बनाने के लिए अध्यक्ष बनाया। अरे अभी जैसे आप रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, हमारे यहाँ चुनाव हो गया, उसके पहले आप लोग क्या क्या कहते थे? कुछ मीडिया के भाई भी बताते थे कि नहीं होगा, होगा तो वही परिवार होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रास्ता अभी से ढूंढ लो। दोनों जगह कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लिख लो, गुजरात हिमाचल दोनों जो, इनके पास मुद्दा नहीं है किस बात पर वोट मांगेंगे। क्या किया इन्होंने? इनके पास एक मुद्दा नहीं है, ना हिमाचल में ना गुजरात में। बर्बाद कर दिया गुजरात, 35 साल में हिमाचल को भी और बर्बाद कर दिया। ये खत्म है। ये अभी बोल रहे हैं ना, इसी तरह जैसे 24 में भी खत्म है। अरे 24 में मोदी जी को कौन वोट देगा? नहीं, कौन वोट देगा? किस बात पे वोट देगा? बता दे। आप बच्चे लगाए जितने पैनल में बैठे, किस बात पे कोई वोट देगा? क्या क्या कह के आए थे और क्या क्या किए हैं, और अब किस बात पे वोट चाहिए? सिर्फ झूठ बोल के, असत्य बोल के, लंबे लंबे लोगों को झूठे सजबाग दिखा के, देश को बर्बाद करके। राहुल जी पीएम बनेंगे 24 में। हमारे प्रत्याशी, हमारे कैंडिडेट कांग्रेस के तो वही है। सांसद चुन के आएंगे, हमारे सब गठबंधन दल के साथी मिलकर के तय करेंगे। लेकिन इस देश को और इस देशवासियों को बहुत जरूरत है कि इस वर्तमान सरकार से मुक्ति दी जाए। तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी लोगों का भला भी होगा। हिमाचल, गुजरात 24 तीनों हार रहे हैं आप। आ रही हूं इसके बाद वारिस जी और अजय जी। हाँ, अखिलेश जी से आज गलती से मिस्टेक हो गया अंजना जी, गलती से मिस्टेक। देखिए आनन फानन में क्या बोल गए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, मोदी जी के सामने किसी की नहीं चलती है,
और मोदी जी जो चाहते हैं वही करते हैं, और किस किस से तुलना कर देते हैं, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये संघ परिवार के बारे में कह रहे हैं। संघ परिवार में तो लाखों लाखों निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो भारत का भविष्य उज्जवल करते हैं मेहनत से। तो अगर लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की चल रही है जो संघ परिवार से जुड़े हैं, तो फिर एक व्यक्ति की नहीं चल रही, तो फिर राहुल गांधी गलत हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि अखिलेश जी राहुल गांधी जी से ज्यादा विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा संघ परिवार की चल रही है, और संघ परिवार को ये एक व्यक्ति मानते हैं। ये भी एक गजब का लॉजिक है। मतलब कोई संस्था अगर भारत के हित में काम कर रही है तो वो एक ही व्यक्ति है। उसकी तुलना ये गांधी परिवार से करते हैं जहां पे 3-4 व्यक्ति पूरी पार्टी चलाते हैं। दूसरी बात देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अखिलेश जी तजुर्बा बहुत है, बहुत बार डिबेट में आए। मुझे याद आता है 5 विधानसभा के चुनाव थे, अखिलेश भैया जी आके चिल्ला रहे थे पंजाब भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका वाड्रा गांधी ऐसा कमाल करेंगी, ऐसा कमाल करेंगी। 399 में 387 सीटों में जमानत जब्त हो गई प्रियंका वाड्रा के आने के बाद, और पंजाब भी हार गए, और भाजपा 4 में 4 प्रदेश जीत गई। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही? इतना डरे क्यों हो? वहां पे तो आपका कोई सीनियर लीडर भी नहीं गया कैंपेनिंग करने। अंजना जी ये खुद में बता रहा है, सुपड़ा साफ होने वाला है। वहां विपक्ष की भूमिका भी ये निभाएंगे या नहीं, ये भी अभी पक्का नहीं है। ठीक है, सुपड़ा साफ होने वाला है। आम आदमी पार्टी करने वाली है, बीजेपी भी करेगी, ये वो कह रहे। छोटा सा जवाब वो दिख रहा ना भारत जोड़ो यात्रा का। तो बताते थे कि यहाँ भीड़ इस राज्य में नहीं होगा, पश्चिमी राज्य में पहुंचे हैं। जनता का इतना बड़ा समर्थन, इतना लाखों लाख जनता का साथ में आना, इतनी लंबी यात्रा दुनिया के इतिहास में पहली बार, और इतनी सफल यात्रा हो रही होगी। देखिए अंजना जी, बड़ा सीधा सा हिसाब है। बीजेपी के साथ ही सब इनका साथ छोड़ के चले गए 2024 के लिए। क्यों? क्योंकि वो सबको समाप्त करने के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, बिहार में इनके गृह मंत्री बोल चुके हैं कि हमें और दलों को समाप्त करना है। इनके जो राज्य हैं जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, कर्नाटक हुआ, यहाँ बीजेपी बहुत सीटें घटने वाली है। 150 सीट भी आप कह रहे थे प्रियंका जी एकदम सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। 150 सीटें यहाँ से घटने वाली है इन्हीं जगहों से, क्योंकि मैक्सिमम पे है भी और फ्लॉप हो चुके हैं। 125 से 150 सीट पे रहेगी बीजेपी 2024 में। चलिए ठीक है, मैं इस पर लौटूंगी। लोकतंत्र कैसे खतरे में वारिस पठान जी, और क्या आप सहमत हैं? देखिए अंजना जी, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, डाइवर्सिटी का मर्डर किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है, एक नफरत का माहौल फैला दिया गया है पूरे देश में। जबकि 80% देश का नागरिक हिंदू है, मगर फिर भी उनको बोला जाता है हिंदू खतरे में है। कैसा खतरे में है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और नफरत, इतनी नफरत मुसलमानों के प्रति इन लोगों ने फैला दी है, भाजपा आरएसएस वालों ने, कि आज इनको हर चीज से हमारी नफरत हो गई। हमारी दाढ़ी से नफरत, हमारे खाने से नफरत, हलाल गोश्त से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब पहनने में दिक्कत, नमाज कहीं पढ़ लिया तो नफरत। तो किस रास्ते में भाजपा ने, मोदी सरकार ने पूरे देश को लेकर चला गया? एक नफरत ही फैलाने का काम किया भाजपा ने पूरे 8 साल में, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अभी आप देखिए ना अंजना जी, देश संविधान पे चलता है, इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सबको इक्वल राइट है। गौरव भाटिया को रिलीजन प्रैक्टिस करने का इक्वालिटी का राइट है, मुझे इक्वालिटी का राइट है। आज गरबा खेला जा रहा है एयरपोर्ट पे, रामलीला करी जा रही है एयरपोर्ट पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको करिए, आपका त्योहार है, करना चाहिए, फेस्टिवल सीजन है, सबको बनाने का अधिकार है। अगर वहीं पर कोई मुसलमान आदमी एक 5 मिनट किसी कोने में खड़े होके नमाज अगर पढ़ लिया, 2-3 आदमियों ने मिलके, पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर हो सकता है, उसको जेल में भी डाला जा सकता है। मगर यहां क्या है, नहीं, हमको जो करना है वो करेंगे। तो क्या संविधान में लिखा हो? तो इक्वालिटी का क्या, मेरे अधिकार का क्या? उसके बाद नारी सम्मान की इनसे बात कर लो, नारी सम्मान का तो अपमान करना इनके ग्रह में लिखा है। ये तो आपका भला करे ऊपर वाला कि पूरा देश अंजना जी आपको सलाम कर रहा है।
ये गौरव भाटिया बैठे थे उस दिन आपके साथ डिबेट के अंदर, आपने बिल्किस बानो के ऊपर इनको सवाल किया कि कब बिल्किस बानो के कातिल सलाखों के पीछे जाएंगे, ये जवाब नहीं दे सके। सारे आपके जो स्टूडेंट्स वहां बैठकर सुन रहे थे, सब खड़े होकर ताली बजाए आपके सवालों के ऊपर के जवाब दो गौरव भाटिया, बिल्किस बानो के हत्यारे कब सलाखों के पीछे जाएंगे, मगर ये जवाब नहीं दिए, ताली बजाते गए लोग, इनको आपने मुंह की खानी पड़ी, मगर फिर भी शर्म नहीं है। निर्भया के टाइम आप हम सब खड़े हो गए थे, लेकिन क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान है, इस वजह से मेजोरिटी पॉलिटिक्स करना है ना। आपको बताऊं आपने 8 साल क्या किया है, संविधान की सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला है। आपको बताऊं आपने 8 साल क्या किया, आपने उनका तो गिना दिया 8 साल का, एक मुद्दा नहीं आपने इस देश का उठाया, बराबर सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला। चाहूंगा अंजना जी, आपने हर चीज में मुस्लिम कार्ड खेला। नहीं, हम तो देश के मुद्दे उठा रहे, देश आपने सबकी बात की। संविधान किसका है, आपने दाढ़ी की बात की, टोपी की बात की, है देश के नागरिक का मुद्दा है नहीं ये मुद्दा, सिर्फ मुस्लिम कार्ड हिजाब की बात की, मदरसों की बात की। अब तो पॉपुलेशन के ऊपर आए दिन आरएसएस के लोग आकर बोलते हैं कि मुसलमानों का डिविडेंड ये हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है यहाँ पर सब तरफ, बॉर्डर से लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह MHA जो है देश का, वो तो पॉपुलेशन का वहां पे वो करने जा रहा है सर्वे, क्योंकि राजस्थान के बाद भी मुसलमान गांव है, क्यों पूरे देश के अनेक बॉर्डरों के ऊपर सर्वे नहीं कराते अमित शाह, क्यों अरुणाचल प्रदेश जम्मू को छोड़ दिया जाता है। तो मैं तो स्टार्टिंग ही किया ना कि भाजपा सरकार डाइवर्सिटी का बॉर्डर पे आप वही सर्वे करा रहे हैं जहां, ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, गाय गंगा दंगा मंदिर, यही मुद्दे के ऊपर देश को क्या आगे लेके चले जाएंगे ये लोग। मेरे सवाल का जवाब बॉर्डर पर सर्वे भी आप कर रहे हैं, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा देश में क्या किया। जवाब सुनिए, अब बॉर्डर पर जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम देखकर, गौरव जी, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के बॉर्डर पे कर रहे हैं जाके सर्वे, जहां पे उनको पता है कि मुसलमान बस्ती है, और वो भी आप क्या कोई आंकड़ा नहीं है, डेटा खुद लिखते हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा अंजना जी आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। एक अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाला था पॉपुलेशन के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा के अंडर है उसने वहां पे रिप्लाई फाइल किया कि इनकी जो पिटीशन है पॉपुलेशन कंट्रोल रूल लाने की, उसको खारिज किया जाए विद कॉस्ट। गवर्नमेंट बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, डेटा बताता है कि TFR बैलेंस हो गया है। जवाब सुनिए, तो किस रीत से लोग बोल रहे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जाके सर्वे करेंगे, बताइए मुझे। ये दो मूरिया चेहरा नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है भाजपा की। और मैं संविधान की बात आवाज नीची कर दीजिए, आवाज नीची कर दीजिए सर, एक सिर्फ आप नहीं बोलेंगे ना, भाषण नहीं है। गौरव जी, जी का सिग्नल। अंजना जी देखिए, पहले तो बस एक वाक्य में कांग्रेस के प्रवक्ता जो सपने देखते हैं उनकी बात का उत्तर दे दूं। अभी भाजपा मैक्सिमम पर नहीं पहुंची है बरखुदार, और कांग्रेस पार्टी मिनिमम पर भी नहीं पहुंची है। अभी देखिए सिंगल डिजिट में आपको लाएंगे और इतिहास रचेंगे, चिंता ना करिएगा। और फिर ऐसे ही आके मंद मंद मुस्कुराइएगा और हम कहेंगे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। लेकिन मैं AIMIM के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं और क्रमवार तरीके से देता हूं। AIMIM लोकतंत्र की बात करे ना तो खुद में हंसी आती है, और मैं कारण बताता हूं। नाम में है मुस्लिमीन, नाम में है मुस्लिमीन, और बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की जो संविधान में है। और यहां पे वारिस भैया ही बैठे हैं ना, वारिस भैया ने एक बार बोला था गणपति बप्पा मौर्य, ऐसी फटकार लगी कि मेरे ख्याल से साल भर गायब हो गए थे, माफी मांगी थी। इन्होंने कहा अरे मैंने दूसरे धर्म के भगवान को आदर कैसे दे दिया, मैं माफी मांगता हूं। और यही वारिस भैया एक रैली में कह रहे थे अंजना जी, संविधान के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी हैं। और इनके एक लीडरान हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका वक्तव्य था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे, लेकिन ये पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करेंगे। इसके अलावा ये लोग CAA में कह रहे थे मुसलमान भाइयों आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं पूछता हूं एक मुसलमान जो भारत का नागरिक हो बता दे जिसकी नागरिकता गई है। याकूब मेमन इसलिए फांसी की सजा हुई अंजना जी, असदुद्दीन ओवैसी बोले क्योंकि वो मुसलमान था। और इनके कानपुर यूनिट ने एक पोस्टर लगाया था, अगर तस्वीर मिल गई तो मैं दिखा दूंगा, कि अगर आपने अपमान किया सर तन से जुदा हो जाएगा। मतलब AIMIM का यूपी का यूनिट लगाता है पोस्टर
कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, और ये लोकतंत्र का हवाला देते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो पार्टियां हैं जो केवल नफरत, जहर का व्यापार करती हैं, और इसीलिए जनता ने इनको लताड़ा भी है और इनको इनकी जगह दिखाई है। इनकी सीटें डबल डिजिट में कभी नहीं आ पाई और ना आ पाएंगी। ठीक है, सीटें डबल डिजिट में आपकी आ नहीं पाती है वारिस पठान साहब, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी एक कमेंट आपसे लेते हैं। देखिए, सवाल है कि आज विपक्ष का क्या है, पूरा का पूरा उनका जो हमला है बीजेपी वो इसी बात पर है कि नफरत फैला रहे हैं, लोकतंत्र को चोटिल कर रहे हैं वो इस देश में। क्या ये एजेंडा मौजूदा सरकार मोदी की लोकप्रियता पर काम करेगा 24 के लिए? देखिए, 24 में तो अंजना जी, 24 में आम चुनाव जब होंगे उसकी पटकथा तो अभी से लिखी जा रही है ना, तो विपक्ष अपना नैरेटिव सेट क्यों नहीं करेगा? विपक्ष को पूरा अधिकार है सेट करने का, मोदी जी के खिलाफ बोलने का, बीजेपी के खिलाफ बोलने का कि वो नफरत फैला रहे हैं। लेकिन ये बार बार जो ये बोल रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव इन्हीं के अगेंस्ट में हो रहा है, क्योंकि ये जब भी बोलते हैं तो ये टारगेट करते हैं सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को, मुसलमान, चाहे वारिस पठान हो, चाहे अखिलेश चाचा की पार्टी हो। मुसलमान ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश की सारी पार्टियों को सिर्फ मुसलमान ही दिखता है। तो ये तो काउंटर नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा दे रहा है। खैर, वो उनकी सोच है, उनकी अपनी राजनीति है। आज खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन मुझे लगता है अंजना जी, आपने बिहार में वो सुना होगा जुआइल बैगन, कि जुआइल बैगन से अच्छी सब्जी नहीं बनती है। आज खड़गे जी ने अपने एड्रेस में पहली बार बोला कि उदयपुर सेशन में आज हमने ये निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस के सारे पदों को आधे पदों को 50 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसको हमने आरक्षित कर दिया। जब सारे पदों में से 50% आपने 50 साल के नीचे वालों के लिए आरक्षित किया, तो फिर एक 80 साल का व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है, तो उस पार्टी में ऊर्जा लाने की तो बहुत सारी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे ही रहेगी। इसीलिए सारे नेता कह रहे थे कि राहुल और प्रियंका ही लीडर रहेंगे। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का लुकआउट है, अखिलेश जी का लुकआउट है, कैसे इसको क्या करना है, रिजुविनेट करना है, क्योंकि देश का तो ये मानना है कि विपक्ष का मजबूत होना भी इक्वली जरूरी है। जहां तक रही, अखिलेश जी कह रहे थे कि सीबीआई, ईडी या इसका जोड़ करवा रही है बीजेपी, और अपने लोगों पर नहीं सिर्फ विपक्षों पर कर रही है। तो चलिए, मैं उसको सकारात्मक तरीके से अखिलेश जी से ये पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 35% तो वोट आए हैं ना, 35 से 40%, उस पर वो नहीं कर रही है। चलिए, 60% ही क्लींजिंग कर रही है। अगर 60% भी भ्रष्टाचार अगर मोदी जी कम कर पाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़के, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है साहब? देश को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति? जिसपे कार्रवाई हो रही है उसपे तो पैसे मिल जा रहे हैं, उसका लंबा रिस्क हो जा रही है, जमानत पे चला जा रहा है, देश होकर भाग जा रहा है, पैसों की रिकवरी भी हो रही है, तो उसमें देखिए, आपने इनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई नायाब विश्लेषण तो करेंगे ही, जब विश्लेषक हैं तो। जब किसी और दल में है तो भ्रष्ट है, उसके मामले को तो पकड़ जाते हैं, छापा पड़ते हैं, तमाम कुछ हो जाता है। नहीं तो जब किसी और दल में है, चाहे जहां भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, प्लीज सुन लीजिए। तो जो विश्लेषण, तो पैसे निकल रहे हैं ना, आप देखिए। अरे बात तो पूरी होने दीजिए भाई, अभी तो मैंने बस थोड़ा सा क्या बिदकने लगे। तो जब तक कहीं वो विपक्ष में है तो वो बहुत है, मैं क्यों सब कुछ जैसे इनके लॉन्ड्री में आया, वो जैसे इनके लॉन्ड्री में आया, पूरा हिस्सा दे दिया साफ। पर कुछ नेताओं के घर से नोट बहुत मिल रहा है ना, टीएमसी वाले। अरे आप चिंता मत करें, थोड़े दिन बाद इनके पार्टी में मिलेंगे, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से मिले थे उसी प्रदेश में। इनके पार्टी में क्लीन चिट है, साफ सुथरे हैं। तो ये है इनका साफ करने का तरीका। मेरे साथ रहो, कुछ भी करते रहो, सब छूट है, चाहे लूट करो, चाहे जिस तरह के कर्म करो, कोई तुम्हारे ऊपर दामन पे दाग नहीं लगेगा। कहीं और अगर हो और कुछ भी करोगे, नहीं भी करोगे, हमसे असहमत होगे, तो हम बता के, कुछ भी बता के तुमको उठा के बंद कर देंगे। तो ये है इनका एजेंडा। एजेंडा ये साफ करना नहीं है, हमारे साथ मिलके करो, तो हमारे नेतृत्व में करो, हमारे देख रेख में करो, हमारे हिस्सेदारी के साथ करो, कोई देख रेख इनके नेतृत्व, हर तरह का, सिर्फ फाइनेंशियल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नफरत, वो तो कहते हैं हमारे 8 साल में कुछ नहीं मिला। इनके नेता रोजाना ऐसी नफरत की बातें करते हैं, रोजाना टीवी पे भी आता है। छुपाने बताने की आवश्यकता नहीं है, रोजाना सबके लिए अपशब्द भी कहते रहते हैं। और सारे जो और भी लोग हैं इस तरह से समाज में,
उस सबको आदरणीय मोदी जी फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई करते हैं। राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो इस तरह के हिंसक कट्टर बयानबाजी करता है और नफरत फैलाता है, उसको पुरस्कार मिलता है, मंत्री पद मिलता है, लोगों को नवाजा जाता है, इनको बेहतर माना जाता है। तो इस पार्टी की तो यही खूबी है कि यही मेरिट है, यही मेरिट है। बात ले दे करके। अजय जी एकदम छोटा सा एक लाइन, जल्दी से एक लाइन, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। गौरव जी बोलेंगे इस पर। नहीं, अखिलेश जी, देश की जनता बस चाहती है कि अखिलेश जी इस चीज पे भी प्रकाश डाल दें कि 2004 से लेकर 14 तक हर घोटाले के लिए कोई ना कोई जनता कोर्ट में जाके उस घोटाले की सीबीआई जांच करवाती थी और इनके नेता फंसते थे और इन्हीं के नेता जेल जाते थे। आज अगर 8 साल में मोदी जी चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट जाइए, जांच के आदेश। मैं जवाब दे रहा हूं। हमेशा आपके नेताओं पे तो कार्रवाई हो गई है। जो व्यक्ति क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं? सत्ता में बैठा, मुझे भी जवाब देना। सुनिए, सत्ता, जो भी व्यक्ति चाहे वो सत्ता में बैठा हो, सत्ता के बाहर बैठा हो, किसी भी इस तरह के भ्रष्टाचार पे ये कहता हो कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, इसी को बोलते हैं तानाशाही। सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि यदि कहीं किसी भी प्रकार का इलीगल कृत्य, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, उस पे जानकारी में आए या किसी भी प्रकार से जानकारी में आए, तो उसे उस पे कार्रवाई करनी है। अगर वो नहीं करती है और ये कहे कि कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, इसी को बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, इसी को बोलते हैं तानाशाही। मैं आपको घोटाले गिना दे रहा हूं। घोटालों की तो इतनी लंबी लिस्ट है जनाब, कितने हजार कर। सबसे बड़ा घोटाला तो इनका विधायक खरीद घोटाला है, पता है ना? 11 लाख करोड़ रुपए जो है आपने व्यापारियों के माफ कर दिए, वो एक घोटाला है। ऐसे मोनोलॉग मत करा। और ये जो आ रहे हाँ। नहीं, पन्ना पलट रहे ना, रुकिए, डिस्टर्ब कर रहे ना आवाज। पन्ना अपना सब याद है। हाँ। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। नोटबंदी से शुरू नोटबंदी घोटाला है। बिहार, वहां पे गुजरात में कोयले का घोटाला है, गुजरात में गैस का घोटाला है। हिंदुस्तान भर में जितने भी आप लोगों के माफ किए हो पैसे, वो घोटाले। ये जो पैसे माफ किए, क्या घोटाला नहीं? कितने लाख करोड़ रुपए लेके लोग भाग गए, वो सब आप ही के मित्र हैं। क्यों? ये घोटाला है। तो अभी एक गवर्नर ने आरोप लगाया है, इससे बड़ा प्रूफ तो कोई नहीं चाहिए। इस पर जांच चल रही है। अब गवर्नर आरोप नहीं लगाता, कंप्लेन नहीं करता, तो उसकी जांच भी नहीं होती। जांच में क्या आएगा ये देखिएगा। ये देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज है कि जांच में क्या आता है, क्योंकि उस गवर्नर ने बहुत कुछ बोला है, तो जांच में क्या आता है। ठीक है। तो ये घोटालों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है। ये कहते हैं कि राफेल में घोटाला नहीं है, अब फ्रांस की सरकार वहां जांच बिठा दी है, जज नियुक्त कर दी है। तो 19 का फूका हुआ मुद्दा है सर, राफेल वाला। कहां उसमें अरे हम घोटालों की बात कर रहे हैं कि जिसको ये कहते हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, ये जवाब नहीं होता, इसी को तानाशाही बोलते हैं। कह रहे हैं आपके मुद्दे आप लोग दबा देते हैं खुद ही, सरकार में है। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने तो इतने घोटाले किए हैं कि कागज पलटने की जरूरत ही नहीं है। घोटाला, जी फॉर घोटाला, उसके बाद 2G, जी आ गया, कोल जी, कोलगेट, CWG, फिर जी आ गया, जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर, राहुल गांधी घोटाला बेल पे बाहर भ्रष्टाचार के आरोप पे, सोनिया गांधी जी आ गया फिर से बेल पे बाहर नेशनल हेराल्ड केस। ये क्राइम मास्टर गोगो की तरह थे। जनता की जेब से अगर 2 रुपया पड़ा हो ना तो खुद तो अठन्नी अपनी नहीं देते थे, वो 2 रुपए निकाल लेते थे। अब जनता ने इनको सबक सिखाया और बताया ये है तुम्हारी राजनीतिक हैसियत, हमें लूटने आए थे, देखो कहां आ गए। आज सड़क पर घूमना पड़ रहा है सबको। दूसरी बात, तानाशाह हमने देखा आजादी के बाद एक ही तानाशाह यहां थी, वो थी इंदिरा गांधी। आपातकाल लगाया था, काला अध्याय था हमारे देश के लिए। तीसरी बात, मैंने गुजरात चुनाव की पूछी, इनसे स्टार प्रचारक की लिस्ट पूछा, आएगी ऐसे ही आएगी जैसे हिमाचल की है, वहां प्रचार क्यों नहीं हो रहा। चुनाव के पहले अंजना जी ये लोग कहते हैं साइलेंट वोटर है हमारा, अंडर करंट है, और जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तो प्रवक्ता तो भाग जाते हैं और एक विज्ञप्ति दे देते हैं कि हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है। बस यही आज कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। भाजपा की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ एक सप्ताह के अंदर अंदर
आईएमएफ ने कहा ग्लोबल स्टेज पे भारत इज द ब्राइट स्पॉट, अगर किसी का भविष्य उज्जवल है तो वो भारत का है। और एक तुलना भी बता दूं, पुरानी ट्रेन कांग्रेस के समय में याद करिए, टॉयलेट के बाहर कैसे हालात होते थे, गंदे गंदे, अंदर अगर एक मग्गा लगा होता था तो उसमें भी लोहे की चेन लगी होती थी कि इनके जैसे चोर आके चुरा ना ले जाए। आज वंदे भारत चल रही है, ये फर्क आया है। और यहां एआईएमआईएम वाले कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए बोलेंगे, और ओवैसी जी ने आज एक बात बोली, उन्होंने कहा हिजाब वाली महिला। अरे किताब वाली महिला के लिए नहीं बोला, योग्यता वाली महिला के लिए नहीं बोला, उन्होंने फिर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करी। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या बहु विवाह करके, क्या हलाला की बात करके ट्रिपल तलाक को हमने अपराध बनाया? आप तो उसके समर्थक थे। आप चाहेंगे कि सशक्तिकरण ऐसे होगा? अंजना जी, सशक्तिकरण तब होगा जब मदरसे में भी विज्ञान पढ़ाया जाए, जब वहां पे भी गणित पढ़ाई जाए। और ये बात इनको समझ में नहीं आती है। और दुख के साथ कहता हूं, आप बताइए ओवैसी गलत थे या सही थे जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक है और हमने उसे अपराध बनाया? और सबसे ज्यादा कोई अगर उस वक्त शोर मचा रहा था संविधान के विपरीत, तो वो असदुद्दीन ओवैसी थे। ठीक है, मैं उस पर जवाब लूंगी। उससे पहले अखिलेश जी, आपके पास आते हुए, आप अगर नफरत पर उनको टोकते हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, और उसको आज भी आपके ऊपर भ्रष्टाचार में तो खुद आकंठ डूबे हैं। 5G का इन्होंने कितने लाख करोड़ रुपए में मिनिमम प्राइस रखी थी? 5.5 लाख करोड़ रुपए। कितने में बिका? 2 लाख से भी 2 लाख के आसपास। वो क्या हुआ, कैसे सेटिंग हुई? वो यही तो भ्रष्टाचार है। और क्या भ्रष्टाचार होता है? जो 2G 3G बता रहे हैं, कोयले वाला बता रहे हैं, वो कोर्ट ने कहा कि सब इल्यूजन था। कोर्ट ने फैसला आया ना, जिसको बता रहे हैं। इनका स्लोगन है, झूठ बोल रहे हैं आपके, इनका स्लोगन है कि ग्राहक देवो भव, आओ खरीद लो, सब बेच डाले हो, रेलवे का जो कर रहे हो सब कुछ बेच रहे हो। और भैया आईएमएफ ने कहा है उसी रिपोर्ट में, ठीक से पढ़ लिया करिए, कि भारत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। 84% जीडीपी का 84% लोन कर्जा ले चुका है भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये पता है कि नहीं? और जो हमारा आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक की जो ग्रेडिंग है हमारे देश की, कि जो अपर मिडिल क्लास कंट्री से हम लोअर मिडिल क्लास कंट्री हो गए हैं आदरणीय मोदी जी की महती कृपा से। और आदरणीय मोदी जी की कृपा से सिर्फ 8 सालों में 101 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले चुके हो, जब 67 सालों में मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, और आप 101 लाख करोड़ ले चुके हो। आप इस देश को डुबो रहे हो। आप ही के आंकड़े बताते हैं कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। उतनी बड़ी बेरोजगारी कहीं नहीं है। 30 लाख से ज्यादा पद तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, अभी तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, छवि से भी निकलना है जो बार बार बीजेपी थोपती है आप पर। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन 24 की लड़ाई में कितने कामयाब होंगे खड़गे, रहेगी नजर। खड़गे कप्तान, कोच, आला कमान। आप देख रहे थे हल्ला बोल में, इसी पर बहस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।